हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में और ये न्यूक्लियर वेपन्स काम कैसे करते हैं। ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और हाइड्रोजन बॉम्ब्स और न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एक बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया जाता है और 3 दिन बाद फैट मैन नाम का एक बॉम्ब नागासाकी पर। इन दोनों बॉम्ब्स की वजह से 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख लोगों की मौत होती है और कई सारे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। इस चीज़ से वर्ल्ड को एक चीज़ तो समझ आ गई कि न्यूक्लियर वेपन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ऐसे फ्रीली यूज़ कर सको, और उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर वेपन्स ट्रूली डिस्ट्रक्टिव हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन्स काम कैसे करते हैं? 2 बॉम्ब्स जिन्होंने पूरी की पूरी 2 सिटीज़ को मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े बॉम्ब्स कैसे बनते हैं? तो नॉर्मली अगर लोगों से पूछा जाए तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा बॉम्ब रहा होगा और इस वजह से उसने ज़्यादा को करा। लेकिन एक्चुअली में नॉर्मल बॉम्ब्स और टॉर्पीडोज़ में और न्यूक्लियर वेपन्स में उतना डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ करते हैं जिसमें मास को फुली एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था लिटिल बॉय नाम का, उस बॉम्ब के अंदर जितना भी यूरेनियम था उसमें से सिर्फ 600 to 700 मिलीग्राम्स ही था जो फुली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, और उसी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इसको सोचकर काफ़ी लोग डर जाते हैं कि ह्यूमैनिटी का फेट क्या हो सकता है आगे, और इसीलिए आज के ज़माने में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल करना चाहती हैं। करेंटली सिर्फ 9 ही कंट्रीज़ हैं ऐसी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स काम कैसे करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं मटीरियल से। तो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर नॉर्मली या तो यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 यूज़ होता है, और ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव हैं और अनस्टेबल हैं। इसका मतलब अनस्टेबल होने का मतलब है कि ये अपने फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। कुछ सालों के बाद ये अपने आप छोटे न्यूक्लियस या फिर छोटे एलिमेंट्स में डिके कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 235 जो होता है वो डिके कर कर एक बेरियम का और एक क्रिप्टॉन का एटम रिलीज़ करता है। एक बेरियम का और एक क्रिप्टॉन का एटम रिलीज़ करता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी, और यही एनर्जी होती है जिससे एक्सप्लोजन होता है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिट करे। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब लाइट और साउंड, ये दोनों भी रेडिएशंस होते हैं, लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो हमें हार्म कर सकती हैं, और वो सिर्फ 3 तरह की होती हैं: अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा रेडिएशन जो होता है वो हीलियम 4 के न्यूक्लियस को निकालता है, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का बना होता है। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और गामा रेडिएशन में सिर्फ एनर्जी होती है, ट्रू एनर्जी। अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं और आपका स्किन का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है तो आप अल्फ़ा रेडिएशन से बच जाओगे, और अगर आप अपने घर के अंदर हो तो आप बीटा रेडिएशन से भी बच जाओगे। लेकिन गामा रेडिएशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि गामा रेडिएशन को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स चाहिए होती हैं, हैवी मेटल्स जैसे लेड की या फिर कंक्रीट की, गामा रेडिएशन को रोकने के लिए। और गामा रेडिएशन ही वो रेडिएशन है जो कैंसर कॉजिंग होती है और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अब ये बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं? नॉर्मली यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम 235 का, वो नेचर में बहुत रेयर है, और नेचर में यूरेनियम 237 और 238 ज़्यादा कॉमन है। इस वजह से, क्योंकि यूरेनियम 235 की हाफ़ लाइफ कम होती है, वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। हाफ़ लाइफ का मतलब होता है कितना टाइम लगता है किसी एलिमेंट को का जो टोटल मास था स्टार्टिंग में उसका हाफ डीके कर जाए, उसको हम लोग उस एलिमेंट की हाफ़ लाइफ बोलते हैं। तो यूरेनियम 235 होता है वो यूरेनियम 238 से ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स डालते जाओगे
तो प्रोटॉन्स का जो रेपलिंग फोर्स होता है, रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को, उसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूट्रॉन्स डाल दोगे तो फिर वो जो रेपलिंग फोर्स होता है उसको न्यूट्रॉन काउंटर एक्ट करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं नेचर में। और इस वजह से जो यूरेनियम 235 में क्योंकि कम न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो यूरेनियम 238 से ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब यूरेनियम 235 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको यूज़ करना बहुत आसान है। लेकिन एटम बॉम्ब्स बनाने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है द गन मेथड। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉन्ग बैरल बनाते हैं, उसके एक साइड पे आधा यूरेनियम रखते हैं और दूसरे साइड पे आधा यूरेनियम। इस वाले यूरेनियम के पीछे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रखते हैं। जब वो एक्सप्लोसिव फटता है तो इधर से यूरेनियम इस वाले यूरेनियम की तरफ आता है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होता है। मतलब पहले एक न्यूट्रॉन जाता है, वो एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्प्लिट होने को कॉज करता है, जिसकी वजह से एक बेरियम का एटम निकलता है, एक क्रिप्टन का, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स जाकर 3 और यूरेनियम के एटम्स को स्प्लिट करते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन हो जाता है। और ये रिएक्शन जो होता है इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, ये कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो पहले ही डेटोनेट हो चुके होते हैं और आपका एक्सप्लोजन हो चुका होता है। सेकंड तरीका होता है जिसमें हम लोग बीच में रखते हैं फ्यूल को और उसको चारों तरफ से एक्सप्लोजिव से सराउंड करते हैं। एक्सप्लोजिव्स को एक परफेक्ट सर्कल में रखा जाता है ताकि अगर ये सर्कल परफेक्ट नहीं हुआ तो कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम, और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एकदम एक परफेक्ट सर्कल में रखा जाता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के बाद, और फिर सभी के सभी एक्सप्लोजिव्स को एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर फ्यूल है जैसे यूरेनियम 235 उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, बहुत कंप्रेस हो जाता है और वापस से आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन बनता है। अब ये सब कहाँ से आया, इतने कम जगह से इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे आई? तो ये दोनों तो एटम जो बॉम्ब्स थे उसमें से जो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था लिटिल बॉय, उसमें सिर्फ 600 to 700 मिलीग्राम्स ऑफ यूरेनियम ही जो था वो कन्वर्ट हुआ था फुली एनर्जी में, बाकी सारा यूरेनियम कन्वर्ट भी नहीं हुआ था। और ये जो यूरेनियम था 600 to 700 मिलीग्राम्स वही काफ़ी था एक पूरी सिटी को ख़त्म करने के लिए। अब इतने कम मास में इतनी ज़्यादा एनर्जी, हाँ, और ये हमें पता चलता है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² को पढ़ने के बाद। इसमें E जो होता है वो स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M होता है मास और C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ कॉजालिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और उसका स्क्वायर आप करो तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, 9 × 10⁻16। तो इतने बड़े नंबर से अगर आप थोड़ा सा भी मास मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब मास, मैटर और एनर्जी 3 अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ है। दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी है। जो चीज़ आप मैटर या फिर मास की तरह देखते हो वो बस एनर्जी का एक कंप्रेस्ड फॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी को एक कम जगह में रखा गया है, जिसकी वजह से वो मैटर या फिर मास बन जाती है। इस इक्वेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और उनका ट्रू कॉज वेपन्स बनाने नहीं था, उनका ट्रू कॉज था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, क्योंकि आज हमने सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा है, और हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ, सात्विक पांडे।